सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, you're watching डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कोर्ट मार्शल तो मुकम्मल हुआ जो कि मिलिट्री कोर्ट से जनरल फैज़ हमीद का, और उसके हमारे सामने भी आ गया कि उनको 14 साल बामुशक्क़त सज़ा हो गई है। लेकिन क्या ये बस हो गई है या इसके आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है? मुतालबात तो सर उठा रहे हैं हुकूमती शख्सियात की जानिब से, लेकिन आगे कौन कौन होगा, किस किस के नाम आएंगे? हमें याद है जब नवाज शरीफ साहब तकरीरें किया करते थे मुझे क्यों निकाला वाली, तो उस वक्त वो जनरल फैज़ हमीद के साथ साथ जनरल बाजवा का नाम भी लेते थे। लेकिन अब उसके साथ साथ जो जजेस थे उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। कुछ अर्से पहले जो बड़े अरसे बाद खामोशी तोड़ी थी नवाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ जनरल फैज़ का नहीं और सब का हिसाब होना चाहिए जो भी प्रोजेक्ट इमरान के ज़िम्मेदार हैं। और अब ये मुतालबात सामने आ रहे हैं। अब सामना देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस किस के मज़ीद नाम होंगे और किस किस का मज़ीद एहतसाब होगा और होगा कि नहीं होगा। अगर जिनके नाम वो ले रहे हैं जो कि अदलिया से भी मुताल्लिक़ है, तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? और उसके साथ साथ जो PTI के हवाले से अब कहा जा रहा है कि मज़ीद सख्तियाँ होंगी। और जो ISPR की प्रेस रिलीज़ आई थी उसमें जो लास्ट पैरा था वो इसी तरफ इशारा देता था। और कहने वाले कहते हैं कि जब 9 मई के केसेस फाइनल होंगे, जिस तरह से फैसल वादा साहब भी कह रहे थे कि यही जनरल फैज़ हमीद साहब वादा माफ गवाह बन जाएंगे और इमरान खान को सज़ा हो जाएगी। तो क्या जब वादा माफ गवाह बन जाएंगे तो फिर ये रिहा हो जाएंगे? प्रोग्राम में का आगाज़ करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की ज़रा मैं गुफ्तगू पहले आपको सुनवा देती हूँ, वो भी मज़ीद लोगों की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे थे ज़रा सुनिएगा। ख्वाजा आसिफ ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बड़ी अहम उन्होंने बात की है कि जनरल फैज़ हमीद ने कुछ ऐसे बीज बोए हुए हैं जो आज भी प्रोजेक्ट इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं या इमरान खान को लाने की बात कर रहे हैं। तो उनका इशारा किस तरफ है? क्या वो इदारे के अंदर किसी की बात कर रहे हैं? लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब ने बात की तो उन्होंने शख्सियात का नाम भी लिया। इसका मतलब है अगला हदफ जनरल बाजवा को होना चाहिए। अगर हम नून लीग के वज़रा की बात को मान लें और उसके बाद जस्टिस साकिब निसार और दीगर शख्सियात, यही कोई बात तलाल चौधरी साहब ने भी की है। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो आज के सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया इख्तियार वली खान साहब ने, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फॉर खैबर पख्तूनख्वा अफेयर्स। फैसल चौधरी साहब सीनियर लॉयर हैं PTI के, और उसके साथ साथ सीनियर लॉयर और एक्सपर्ट है शाह खावर साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच आप लोग के टाइम का। मैं ज़रा इख्तियार वली खान, अगर आप इस बात का जवाब दें सबसे पहले, जो ख्वाजा आसिफ साहब जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद के लगाए हुए बीज हैं जो आज भी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को इन करने की, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया, थैंक यू। इनफैक्ट जो उनका इशारा है वो तो खुद ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ख्वाजा साहब तो बड़े ज़ीरक इंसान है और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तो खैबर पख्तूनख्वा में जो आज भी PTI की गवर्नमेंट बनी है, वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद की बिठाई हुई जो टीम थी उसको छेड़ा नहीं गया था। मैक्सिमम वो लोग जो थे वो 2nd ईयर पर 3rd ईयर पर वो मौजूद थे, और उसमें से काफी सारे लोगों को हम बाय नेम बाय फेस जानते हैं। उनको ना छेड़ कर तो इलेक्शन को रिग्ड किया गया था, बाकायदा उनके लिए मोनोपोली की गई थी, कोई सेटिंग की हुई थी, इंजीनियरिंग बाकायदा की गई थी। इसके अलावा भी जो बात आपने की ना, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, उन्होंने हम उसके ना कभी बेनिफिशियरी रहे हैं ना उन्होंने हमारी कोई हिमायत की है। उनके मुतालिक ये बात बड़ी मशहूर है, मेरे ख्याल में फैसल भाई भी बैठे हैं, उनको भी इस बात का इल्म है कि जनरल बाजवा के साथ जो भी राब्ता करता था कि मैं तो इमरान के साथ खड़ा हूँ इस अदम एतमाद के मामले में, तो कहते थे बिल्कुल खड़े हो, आपका हक है और होना भी चाहिए। जो उसको कहता था, उसके साथ राब्ता करता था, उन्होंने खुद किसी को अप्रोच नहीं किया था कि आप किसको वोट दें, अदम एतमाद के हक में नहीं या खिलाफ है, करके कोई उसको कहता था कि मैं तो इनके अदम एतमाद के हक में वोट देने जा रहा हूँ, इमरान की हुकूमत जो है उसको अदम एतमाद से खत्म करने के हक में, तो वो कहते थे बिल्कुल होना चाहिए। जो और इसकी तस्दीक फिर इमरान खान ने खुद की थी जब उसने कहा था कि वो न्यूट्रल हैं,
वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं। और न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल क्या होता है, वो उसके लिए एक वर्ड भी उन्होंने यूज किया था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, कभी इसको और भी कुछ अल्फाज कहे थे। तो हम तो उसके कभी बेनिफिशियरी नहीं रहे हैं और कोई एहसान उनका हमारे एज अ पार्टी तो ना रहे हो, लेकिन इंडिविजुअल्स तो की बड़ी एक लंबी फहरिस्त आ रही है। लेकिन इख्तियार वली खान साहब, जरा एक चीज को क्लैरिफाई कीजिएगा, जो आपने खैबर पख्तूनख्वा में कहा कि वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, या आप इदारे के अंदर के लोगों की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी के अलावा जो है कुछ इदारे तो वो ब्यूरोक्रेसी चाह रही है आज भी कि इमरान खान दोबारा इन हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी चाह रही है जी, खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी चाह रही है कि इमरान खान को आज भी इन कर दिया जाए। डेफिनेटली उनके तो रास्ता छूटने का रास्ता ही यही है कि जनरल वो कैसे चाह सकते हैं? जनरल कामर जावेद बाजवा साहब, जनरल फैज साहब, खासकर फिर फैज हमीद साहब, उनकी टीम का इतना कोई उनको रास्ता मिले, गलबा मिले, तो डेफिनेटली पहले भी अल्टीमेट बेनिफिशियरी उनके जो थे वो इमरान खान साहब थे, आज भी होंगे और कल भी होंगे, तो डेफिनेटली वो तो यही चाहेंगे। लेकिन उसके रास्ते अब सारे बंद हो चुके हैं, ये कहानियां खत्म हो गई है, गॉन आर द डेज नाउ। ठीक है, मैं आती हूँ। फैसल चौधरी साहब, जरा आप इस पर रोशनी डालिएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब, मुझे नहीं पता कि किसकी तरफ इशारा कर रहे थे जब इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी जिनको हटाया नहीं गया, मतलब मुझे खैर ये बात समझ नहीं आई कि आप थोड़ा सा इसको क्लियर करें कि वो जनरल फैज़ के लगाए हुए बीज हैं और वो आज प्रोजेक्ट इमरान खान पे आज भी काम कर रहे हैं और इमरान खान को इन करने के लिए काम कर रहे हैं। ये जिसकी तरफ इशारा है, ये सही निशानदेही की है इख्तियार वली साहब ने? देखिए मेरा जो इस सारी स्टेटमेंट में ये जिसके साथ कोई खुन्नस है वो सारे निकाल रहे हैं इसी मुकदमे के जो सजा है ना उसके नतीजे में। ख्वाजा आसिफ साहब को, साकिब निसार साहब को तो के साथ खुन्नस है, तो वो बोली मुस्लिम लीग नवाज को है, वो लाए भी उनको वो थे, इन्हीं के लॉ सेक्रेटरी थे, बाद में जज भी इन्होंने बनाया था, और वो निकाल रहे हैं तलाल को, क्योंकि साकिब निसार साहब ने सजा दी थी वो कंटेम्प्ट में, जाहिर है उनका वो ग्रज है। और दूसरी बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब बंदयाल साहब को सजा देंगे जिन्होंने इनको अतर मिनल्ला साहब ने डिस्क्वालीफाई किया था पनामा की रोशनी में, और फिर उनको जो है बंदयाल साहब ने जो है कहा कि नहीं, वो उसमें अपनी इंटेंशन भी देखनी होती है, और उनको फिर जो है किसी के कहने के ऊपर, जिनके कहने पे सीट मिली थी शायद उन्हीं के कहने के ऊपर उनको माफ़ी भी मिली थी। सो ये जो स्टोरियाँ अगर ये तरफ जाएंगे तो फिर जाके खोलें। हम तो चाहते हैं कि साहब को जो वहाँ पे होता रहा, कि बहुत सारी चीज़ें तो हमारे सामने हुई। जब जिस दिन ये केस हुआ असेंबली वाला, जब ये नो कॉन्फिडेंस वाला, तो उस वक्त तो बिल्कुल मैं खुद उस टीम में था और वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। तो जब ब्रेक से पहले तो ये तकरीबन तय था कि जी असेंबली रिस्टोर हो जाएगी, लेकिन 88 का जो फैसला है वो जुनेजो साहब की हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जुनेजो साहब की असेंबली को रिस्टोर करके कहा था कि क्योंकि अब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, लिहाजा कौम इलेक्शन की तरफ चली जाए, लिहाजा वो फिर इलेक्शन हो गए थे। तो वो इस किस्म का कोई अरेंजमेंट था जो बीच में बाद में उसको जो है वो ऑल्टर किया गया, और पूरा एक फिर इसलिए जब हम एंटर हुए तो मैं था, रिफात थे, उसमें खालिद साहब थे, हमारे अटॉर्नी जनरल अली जफर साहब थे, हम 3 4 5 सबसे पहले सफ में हमने जाके कतार में देखा तो चीफ इलेक्शन कमीशन बैठे हुए थे। तो अली जफर साहब मेरे साथ बैठे, तो मैंने कहा सर कि ये हमारे साथ एंड हो गया है। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा ये बंदा इधर से आ नहीं सकता है, तो जजेस के डोर से आया, जजेस डोर से मतलब है ये तो फिर पीछे से आए हैं, तो ये कॉरिडोर्स में घुसर पुसर तो काफ़ी देर की जा रही है जब तक हम। लेकिन उसमें खान साहब और बस से आजम खान वर वेरी क्लियर, उन्होंने कहा कि असेंबली रिस्टोर नहीं करेंगे, ये आप हम ब्रीफ कर रहे थे ना पोस्ट हेयरिंग पीएम ऑफिस में, और बीच में बाजवा साहब का भी फोन आया, हम लोग ऊपर जा रहे थे, उन्होंने कहा जी देखो ये इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है और ये और वो। किसके पास फोन आया बाजवा साहब का? वो हम ऊपर जा रहे थे, हम सारे इकट्ठे थे ना, तो हम में से मुझे याद नहीं है किसी को फोन आया उनका। तो अच्छा। मैंने कहा जी ये चारों, हम अपनी जुबान में कहते हैं कि चारों दीवारों में ना ये पेंट करते, मतलब चारों कंधा मलदे ने,
तो उस पर वो बाजवा साहब का ये बड़ा आर्ट था, जैसे अख्तियार साहब ने कहा ना, वो जो जिसको फ़ोन करते थे वो उसको खुश कर देते, वो सियासतदान टाइप जर्नल थे। ओके, तो वो चले वो नहीं थे जी। तो वो अब इसमें जो आप ये स्टेटमेंट जो ख्वाजा आसिफ साहब की है ना बुनियादी तौर पे, ये या तलाल साहब की है या राना साहब की है। अब राना साहब का जनरल कमर बाजवा पे वो खुनस है, वो वाली जो उनके ऊपर वो हेरोइन वाला केस हुआ था, तो मतलब सब अपने अपने स्कोर सेटल करने की यहाँ पे कोशिश करो। ये तो होता है, ये तो बेसिकली होता है जब एक जो है ना फरीक गिर जाता है तो फिर सबने अपने अपने घूसे आजमाने होते हैं। वो जब तगड़े होते हैं तो तब नहीं नाम लेते हैं, तब ये सारे कहते हैं हाँ जी सर सलूट, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा जर्नल पैदा ही नहीं हुआ कोई। शाह खबर साहब, अब नाम आ रहे हैं कि मज़ीद लोग से, अब पता नहीं जनरल बाजवा का होता है नहीं होता, मुतालबात तो उठ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अदलिया की तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं, साकिब निसार साहब हो या दीगर हो। और फिर तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब एक इदारे ने खुद एहतसाबी कर दी तो दूसरे इदारे को भी चाहिए खुद एहतसाबी करे। इज़ इट रियली पॉसिबल? देखिए, जो सिविलियन हायरार्की होती है या इवन मिलिट्री हायरार्की होती है, उनके तो एहतसाब का एक तरीक़ाकार मौजूद है। जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए अपने लॉज हैं, सिविल सर्वेंट्स एक्ट है, उसके रूल्स हैं। उनको इवन कुछ अरसा जब वो रिटायर भी हो जाएं तो उसके मेरे ख्याल 1 साल के बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है अगर उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया है। इसी तरह जो आर्मी में भी एक एहतसाब का निज़ाम मौजूद है, वहाँ पे जो सर्विंग ऑफिसर्स या ऑफिशल्स होते हैं उनके फोर्ट मार्शल्स होते रहते हैं। इवन आपकी रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे जनरल्स को जो है उनको भी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स उनको भी फेस की उन्होंने। और लेकिन ये वाला जो एक कोर्ट मार्शल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एक साबका DGISI थे और बड़े तगड़े किस्म के जनरल, ठीक है। तो अब देखें, जहाँ तक अदलिया का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल नहीं है कि अदलिया के जो अरकान हैं या साबिक जज साहिबान हैं या इवन जस्टिस साकिब निसार साहब हैं या और जज साहिबान हैं जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म अदलिया के अंदर मौजूद नहीं है कि वो जज साहिबान, मैं बताता हूँ, जो जज साहिबान रिटायर हो गए हैं उनको कभी भी प्रोसीड नहीं किया जा सकता। देखिए, उसके लिए आर्टिकल 209 है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो सिटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट को प्रोसीड कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी की जजमेंट से किसी को इख्तलाफ है और वो उससे डिसएग्रीमेंट में है और वो जजेस अब नहीं हैं वहाँ पे, तो उनके ख़िलाफ़ उनकी जजमेंट्स की वजह से भी उनको कभी भी अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता, उनको अकाउंटेबिलिटी के लिए एक्सपोज नहीं किया जा सकता। तो अब देखना ये है कि जिन जजेस का ये नाम ले रहे हैं, क्या उन्होंने अपने जो है इनकम्बेंसी एज अ जज ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया है या उनके ख़िलाफ़ ऐसा इररिफ्यूटेबल एलिगेशन है कि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलके या किसी और के साथ मिलके वैसे कोई कॉन्स्पेरेसी की है और अगर उसके सबूत मौजूद हैं, उसके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उनकी वो तो फिर आप किसी भी, आप FIA भी कर सकती है, पुलिस भी कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को इनिशिएट करनी होगी ना। लेकिन वो तब कि उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा सबूत हो कि उन्होंने अपने जो है जजशिप के दौरान या इनकम्बेंसी एज अ जज उन्होंने कोई ऐसा काम किया है, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी की है हुकूमत के खिलाफ, जिसके बारे में उनके पास सबूत हैं, शहादतें हैं। सबूत होने पे हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को इनिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ जजमेंट्स की बेसिस के ऊपर नहीं, वी गॉट इट सर, लेकिन इनिशिएट गवर्नमेंट करेगी ना, गवर्नमेंट करेगी, बिल्कुल करेगी। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट जो है, क्या नाम है, किसी भी जज को जो है एहतसाब के लिए लाना, वो एटलीस्ट जुडिशियल हायरार्की में नहीं है। ये कहना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कहना कि जुडिशरी उनका एहतसाब करे, वो खुद एहतसाबी के दायरे से निकल चुके हैं। लेती हूँ एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। फैसल चौधरी साहब, एक चीज़ मुझे और ज़रा बता दें, अब ये जो बात हो रही है कि जो 9 मई के केसेस खुलेंगे, और 9 मई के केसेस जब खुलेंगे या उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, जो ISPR की प्रेस रिलीज़ का लास्ट पैरा भी था, उसमें एक गठजोड़ सामने आएगा जो कि इमरान खान या PTI और जनरल फैज़ का होगा, जो कि एक्सपोज होंगे।
और उसमें अगर जनरल फैज़ जो है वो बादा माफ गवाह बन जाते हैं तो वो तो शायद उनका फिर मुस्तकबिल क्या होगा, मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ। वो अगर वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो वो आई मीन के रिहा हो जाएंगे और उन पर सख्त सज़ा ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान जो है वो निर्गे में आ जाएंगे, ऐसे ही है। देखिए ये बातें जो है ना, ये प्रिजम्पटरी बिल्कुल भी ऐसे संजीदा सवालात हैं और प्रिजम्पशंस की बुनियाद के ऊपर तो जवाब देना बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। जब तक कि आपके पास फैक्चुअल चीज हो, आप उनको कहीं वादा माफ गवाह बनते हैं नहीं बनते, फैक्ट्स क्या डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, उस स्टेटमेंट को कॉर्पोरेट कैसे किया गया है, यानी इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि किसी के साथी के कहने के ऊपर आप जो है वो ये जो सेटल ठीक है, ओके ठीक है मैं एक आपको उसको जो किसी का स्टेटमेंट होता है उसको फिर वो साबित भी करना पड़ता है। एग्जैक्टली अब जो खुद एहतसाबी का मुतालबा है वो तो खत्म हो गया क्योंकि वो किल हो गया, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। शाह खबर साहब जाहिर सी बात है जो वो बात कर रहे हैं। अब हुकूमत को इनिशिएट करनी पड़ेगी ना इंक्वायरी, अगर उनके पास सबूत है। ऐसे ही है। देखिए हुकूमत नॉर्मली तो मुतालबे तो नहीं करती, वो तो एक्शन करते हैं। मुतालबे तो अपोजिशन जमात करती है ना, जिनके पास इख्तियार नहीं होते। अब सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं, सारी प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं, वो हुकूमत के मातहत होती हैं और वो केस बनाए। अगर कोई केस बनता है, किसी के खिलाफ सबूत हैं, किसी के खिलाफ कोई एविडेंस है, तो वो सामने लाए जाए। देखिए ना, इस तरह से आप हर बंदे को जो ऑफिस में रहा है सियासी बुनियादों के ऊपर जो है, अभी ये नून लीग के जो कायद मोहतरम से लेके जो है वो सारे नीचे तक वो शुरू हुए हैं, मतलब ये कोई संजीदा बात भी तो करे ना। या तो फिर आप एविडेंस सामने लेके आए, जिस तरह से शहबाज शरीफ और मरकयूम साहब मरहूम की वो एक टेप सामने आई थी बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, वो रहमान मलिक साहब ने वो रिलीज कराई थी, तब वो IB में होते थे। तो इशू ये है कि ये चीजें जो सारी हैं, इन पे स्पेकुलेशंस जो हैं करना, और फिर मुतालबे पता नहीं नवाज शरीफ साहब किससे करते रहते हैं। उनका एक भाई वज़ीर-ए-आज़म है, बेटी वज़ीर-ए-आला है। अब इससे ज्यादा इक़्तिदार तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या होता है। हर चीज तो उनके पास है। अब वो क्या चाहते हैं, क्या मतलब वो चाहते हैं कि कोई और उनके लिए जो सरकलम कर करके उनके सामने पेश करते रहे। बात सही है, बात सही है। मैं यही बात इख्तियार वली साहब आपकी तरफ ले जाती हूँ। फैसल चौधरी साहब का भी ये कहना है कि हुकूमत मुतालबे नहीं करती, हुकूमत तो खुद कार्रवाई करती है, खुद केसेस करती है। यही बात शाह खबर साहब कह रहे हैं कि खुद एहतसाबी का ऐसा कोई सिस्टम जो है वो अदलिया के पास नहीं है पोस्ट रिटायरमेंट। तो ये तो इनिशिएटिव हुकूमत को लेना होगा। अगर आपके पास एविडेंस है, आप जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ भी कार्रवाई करें, और अगर जिस तरह से आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी है जो खान को वापस लाना चाह रही है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा की, उनके खिलाफ भी आप इंक्वायरी खोलिए। सर किससे मुतालबे कर रहे हैं? देखिए जी, मैं समझ रहा हूँ जो फैसल फरीद चौधरी साहब कह रहे हैं, जो शाह खावर साहब ने कहा है, और आपका सवाल भी जो है वो नवाज शरीफ की जात है या उनकी जो बातें हैं उनकी जात के गिर्द वो घूम रहा है। तो सवाल आपके, मुझे समझ आपकी आ रही है। इनफैक्ट बात यह है नहीं, नवाज शरीफ साहब की जात के पे नहीं घूम रहा। हमने ये बात तो नहीं की, हमने ये बात ही नहीं की। हम ये कह रहे हैं कि इनकी बात अगर सुन ले, शाह खावर साहब की बात सुन ले। क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच का हवाला दिया गया कि उन्होंने कहा है कि इदारे जो है अपनी खुद एहतसाबी करें, और वो अदलिया की तरफ भी। तो उसमें मैंने ये वजाहत की है कि अदलिया के अंदर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि वो पोस्ट रिटायरमेंट जो जजेस हैं उनको रिटायर्ड जजेस के ख़िलाफ़ कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में या आर्टिकल 209 के तहत कोई कार्रवाई कर सके। वो नहीं कर सकते। मेरा कहना यह था कि अगर कोई भी जज साहब अपनी दौराने मुलाजमत अगर उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की है किसी के साथ मिल के हुकूमत हटाने में, या कोई ऐसा जुर्म का इर्तिकाब किया जिसके आपके पास सबूत मौजूद है, तो उनके खिलाफ बिल्कुल प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज कार्रवाई कर सकती है। मैं ये कह रहा हूं। साहब जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। शहावर साहब आपने ठीक फरमाया। इनफैक्ट अगर ख्वाजा आसिफ साहब की बात है, या आपने जिस तरह कहा, या जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने जिक्र किया था, फैसल फरीद चौधरी ने उसका कहा, तो कोई शौक नहीं है कि किसी का सर कलम करके ना एक एक कलम करके लाते जाए उनके सामने रहे। ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट वो चाहते ही हैं कि जिसने मतलब कोई जज ने अगर कोई कार्रवाई की थी तो उसने अपने कहीं तो नहीं की थी ना, जज ने किसी के कहने पर की थी। कहीं से किसी फैज हमीद की कॉल आई होगी, कहीं से किसी फैज हमीद के छोटे भाई की कॉल आई होगी, उसने कहा होगा कि इस तरह कर दो, अदरवाइज तुम्हारे साथ इस तरह हो जाएगा।
तो वो उनके कहने का मुतालिबा करने का मकसद ये है, वो ये है कि इस इदारों के पास ये सारी चीजें एविडेंसेस जो है ये रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और इस चीज को लेट गो नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी के फैसले, मतलब अब मुझे ये बताइए कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जो मारूफ जमाना हुआ टेलीफोन कॉल है कि जी हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, व्हाट वाज दैट? दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। आपने नवाज शरीफ को आउट कर दिया, आपने मरियम नवाज को आउट कर दिया, मुस्लिम लीग नून की आपने लाते जो है तोड़ दी, तो आपने इमरान खान को रेस जितवा दी। तो मतलब अगर इसी तरह की आप गवर्नमेंट रिजीम ब्रेकिंग एंड मेकिंग करेंगे, हुकूमतें बनाएंगे, गिराएंगे, तो एविडेंस तो उन्हीं के पास होते हैं ना जो इस सर। तो ये कार्रवाई आपने करनी है, हुकूमत ने करनी है, मुद्दा ये है, इस इदारे ने नहीं करनी। हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, आप करें, मुतालबे ना करें। बिल्कुल करेंगे। हाँ। नहीं, मुतालबे नहीं करेंगे, लेकिन हम उसका जिक्र जरूर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, जिक्र नहीं है, आप कार्रवाई करें सर। जिक्र भी अगर आपके पास एविडेंस है तो आप कार्रवाई करें। सबसे पहले अगर हम कोई काम करते हैं तो नादिया, सबसे पहले तो आप जितने सहाफी हमारे बहन भाई हैं उनको एतराज होता है कि वो देखे जी फिर जुल्म शुरू हो गया, वो देखे जी आसमान टूट पड़ा। तो देखे मैडम, बात ऐसी है कि यहाँ पर कार्रवाई करो तो भी बंदा तनकीद की इज्जत में, अगर ना करो तब भी तनकीद की इज्जत में। लेकिन ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर हम ला रहे हैं कि ये हमारे साथ माजी में हुआ था, जो बियॉन्ड द लॉ, ये कानून से मावरा इक़दाम थे, ये जमहूरियत पर शबखून मारने की तमाम वारदातें हुई है। और इसके किरदारों को अगर सर फिर तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल को कोई और फैज़मीद आएगा, कल को कोई और कमर बाजवाएगा, कल को कोई और पाशा आएगा, कल को कोई और इमरान की शक्ल में आ जाएगा। चले 9 मई पे आ जाते हैं। तकरीबन 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। केसेस अभी तक किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे, बावजूद इसके कि इंतहाई हसास नौयत के थे, जो कि यकीनन थे और हमें बताया भी जा रहा है। लेकिन अभी भी एक तलवार लटक रही है या लटकाई हुई है कि जब ये केसेस होंगे तो फिर इमरान खान साहब बचेंगे नहीं। तो देर फैसल चौधरी साहब किस बात की है? मतलब जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो ये भी करके बस करें ना, क्यों नहीं कर रहे? 9 मई को पोलिटिसाइज किया गया ना। देखिए 9 मई का अगर मेरिट पे होते या सिर्फ उनको सजा देना मकसूद होती, वो जहाँ जिन लोगों ने अटैक किया है जो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, तो वो तो फिर बात आसान थी, वो तो अब तक हो जाना चाहिए था। उसमें कोई लंबा चौड़ा कोई एविडेंस भी नहीं था, वीडियो एविडेंस है वहाँ पे सामने रिकॉर्ड हुई हुई है, जिन लोगों की सामने उसमें मौजूदगी है, जो आग लगा रहे हैं, जो गिरा रहे हैं, उनको सजा देना जो है वो तो बिल्कुल बनता है। नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। गुजारिश ये है कि ये पोलिटिसाइज हो गया ना जी मामला, इसको अब इतना ज्यादा पोलिटिसाइज कर दिया गया, पूरी दुनिया को तो उठा के इसमें डाल दिया गया। तो उससे ये 9 मई को जो है वो कोई प्योरली वो केस तो नहीं रह गया ना कि जो उसका मकसद था। अब आप इतने अरसे के बाद उसमें जो मर्जी करें, 9 मई को आप एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर सकते, उसकी कोई इंक्वायरी जो इंडिपेंडेंट वो भी होती, फिर वहाँ पे जो जिन लोगों ने वो काम किया मुलजम जो है मुजरिम ठहराए जाते, फिर तो बात होती है। अब हर बंदे को तो उसमें घुसेड़ा हुआ है, यानी जिसका कोई लेना देना भी नहीं था, जो कि उस दिन मुरीख पे था उसको भी डाल दिया, जो नेपच्यून पे था उसको भी डाल दिया, जो किसी और बेचारा शहर में था, मुल्क में था, उसको भी डाल दिया। तो इस तरह से तो फिर वो देखे ना, जो लोग नामजद हैं, कोट लखपत के जो 5 लोग हैं उन पे भी कुछ नहीं साबित हुआ, और CRPC अब शाखावर बैठे हुए हैं, 10 साल सजा है उन जमात की, 1/3 तो वैसे ही सारे भुगत चुके हैं। तो अब तो वो उनका तो बेल जो है एज ए राइट मिलनी है उनको, तो उनका रिकॉर्ड नहीं पेश किया। ये ऐसे केस हैं 2.5 साल में बेल का रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से। तो ये इस तरह की हैंडलिंग जो जब होगी, एक 9 मई जो है वो एक मतलब इमलाक पे हमला था, या उस पे काफी सीरियस ऑफेंस था ना जी। लेकिन उस ऑफेंस को पोलिटिसाइज जब आप कर देंगे तो फिर तो आपके पीछे कुछ बचेगा नहीं। आपको बड़ा प्रोसिक्यूशन करते हुए इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आप प्योर लीगल बुनियाद पे केस बनाएं। जब भी मेरा तजर्बा है कि जब भी केस को पोलिटिसाइज किया गया है, वो अंजाम कार तक नहीं पहुंचता।
क्योंकि फिर उसको अंजाम तक पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है कि पीछे से सिलसिला बदल जाता है या प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, इंटरनेशनल नेशनल हालात इस तरह के हो जाते हैं कि फिर उसमें फिर कोई और फैसले लेने पड़ते हैं। अभी जो असल जो बात है ना वो ये है कि जनरल फैज हमीद और पीटीआई का गठ जोड़ एक्सपोज होना है। जो कहते हैं कि जो एक्चुअल मास्टरमाइंड था वो फैज हमीद है और जो आगे जाके इंस्ट्रक्शंस देते थे। लेकिन 1.5 साल उसको अंदर रख के और जो अपना 2.5 साल में बाकियों को रखते हो, अभी हो जाना चाहिए था। नहीं, मैं यही पूछना चाहता। अगर आपको एविडेंस अभी तो देखे ना, अगर कोई एविडेंस जेन्युइनली होता तो अब तक तो सामने आ चुका होता। मेरा मतलब है कि कोई एविडेंस इस किस्म का हो तो उसको लाएं सामने। जिन्होंने ये किया है पीटीआई में से किया, लेट बोरो योर आर्गुमेंट, उन्होंने किया तो उनको सजा देना। आप जैद बकर को भी बीच में एक ही लाठी से आंके जा रहे हैं। चले, मैं बिल्कुल आपकी बात सही है। यही बात उनको भी यही बात मैं सवाल की शक्ल में शाह खबर साहब की तरफ ले जाती हूँ। शाह खबर साहब, सुनते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 2.5 साल हो गए और अभी भी कह रहे हैं कि जब ये होगा तो फिर अब, क्योंकि फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद भी वो वाला चैप्टर अभी मतलब क्लोज्ड ही एक तरह से, कि जब ये होगा तो फिर गठजोड़ सामने आएगा तो इमरान खान के लिए मुश्किलात होंगी। इतना सेंसिटिव चीज़ है और इतना ऐसा ऑफेंस है और फिर 2.5 साल, तो क्यों इतना ज़्यादा डिलेड है करके? देखिए नादिया, बात यह है कि एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो 9 मई है ये एक बहुत बड़ा बैगेज है जो पीटीआई कैरी कर रही है। ठीक है, ये इसको वो तो बहुत बड़ा वाक़या था। ठीक है जी। और उसके बाद ये बात आपकी ठीक है और फैसल की भी ठीक है कि अगर जो मुल्ज़िमान उस पर पकड़े हुए हैं तो उनका स्पीडी ट्रायल हो, उनमें से जो जिम्मेदार है उनको सज़ा हो और जिनका नहीं है तो वो बरी हो जाए। और ये बिल्कुल ये प्रोसिक्यूशन की या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो जो है वो इसको स्पीड अप करें। लेकिन उसमें टेक्निकलिटीज़ भी बहुत इन्वॉल्व हैं। अब देखें, क्योंकि इसमें एक FIR में सैकड़ों लोग मौजूद हैं। अब उसमें होता ये है कि कोई एक अगर गैर हाज़िर हो जाता है उसको इश्तिहारी करार देते हैं, ट्रायल रुक जाता है, प्रोसीजरल बहुत ज़्यादा लैप्सेस हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि वन इज़ कंसिडर्ड इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। तो वो जो मुल्ज़िमान हैं उनका फेयर ट्रायल और स्पीडी ट्रायल होना उनका बिल्कुल हक है। वो बिल्कुल जो है ये ट्रायल जो है वो तेज़ी से अपने अंजाम तक पहुँचे। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा सवाल आपका क्या था? पहले मेरा एक सवाल ये कि चले, ये तो आपने कुछ टेक्निकलिटीज़ और कुछ हर्डल्स बताई जो आपका जुडिशल सिस्टम हमारा जिस तरह से है या गवर्नमेंट के एंड पर, बट मिलिट्री कोर्ट में 15 माह ट्रायल हुआ है जनरल फैज हमीद का, 8000 से ज़ायद सवालात पूछे गए, उसमें ये चीज़ अभी तक क्यों नहीं है? अभी भी इसको क्यों लटकाया है? नादिया, मैं आपको बताऊं कि आर्मी का एक अपना पाकिस्तान आर्मी एक्ट और जितनी आर्म फोर्सेस हैं उनके अपने अपने लॉज हैं जो कि किसी को प्रोसीड करना है। मेरा ख्याल ये है कि इसमें इतना टाइम इसलिए लगा कि उनका गवाहान बहुत ज़्यादा थे और उनमें जो सुनने में आया है कि उनको पूरा ड्यू प्रोसेस दिया गया है गवाहान के ऊपर जरा, क्योंकि उनके वकील भी मौजूद थे। इस वजह से चूँकि इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा संगीन थे और उसकी एविडेंस बड़ी लंबी थी, तो इसलिए वो 15 माह लगे कि वो उसके बाद जो है उन्होंने फिर उनको सज़ा दी। जहाँ तक 9 मई की बात है, अगर वो भी उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है आर्मी की हायरार्की में, तो उनके पहले 2-3 प्रोसीजर्स हैं। पहले तो वो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, उसमें बाकायदा उसमें एविडेंस कलेक्ट की जाती है, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल कलेक्ट किया जाता है। मैं आपको बताऊं, दस्तावेज़ात उनके पास नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। अगर 9 मई के हवाले से अगर वाकई फैज़ हमीद साहब की कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें, तो ये बड़ा एक संगीन ऑफेंस है। और उस ऑफेंस में, और मैं आपको बताऊं कि ये पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो हमारी सिविलियन हायरार्की में होती है उनमें और आर्मी की हायरार्की में बड़ा फ़र्क है। वो पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाते हैं, उसमें सबूत इकट्ठे होते हैं, तो फिर उसका समरी ऑफ एविडेंस होता है। समरी ऑफ एविडेंस के बाद वो किसी को कोर्ट मार्शल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके खिलाफ 9 मई के हवाले से भी इल्ज़ामात हैं तो वो पहले उसके ठोस शवाहिद इकट्ठे करेंगे। अगर वो बनता होगा तो फिर उनका उन चार्जेस के ऊपर भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत और उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें ये है कि कोई भी किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर ने, पाकिस्तान आर्मी के किसी मेंबर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो शेड्यूल ऑफेंसेस हैं वो किए हुए हैं अगर,
और उनका सिविलियंस के साथ भी नेक्सस है, उसमें सिविलियंस भी शामिल हैं, तो फिर सिविलियंस जो अदरवाइज सब्जेक्ट नहीं है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के, वो भी उसके फोल्ड में आ जाते हैं। तो फिर उनका ट्रायल जो है वो आर्मी के हायरार्की में एक्ट के हो तहत सकता ही है, होगा, बिल्कुल मिलिट्री हो कोर्ट्स सकता में है, ही होगा। बिल्कुल तो हो सकता है। ये जो बात की जा रही है कि इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा, अगर तो उनका नेक्सस आपस में मिल जाए या उनका आपस में कोई ताल्लुक जुड़ जाए या डॉट कनेक्ट हो जाए, तो फिर इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, फैसल चौधरी साहब का भी, इख्तियार वली साहब का भी। वो चीज़ें जो आज के प्रोग्राम में जिसको मैं क्लोजिंग से कंक्लूड कर दूं, एक तो ये कि जो कोई ऐसा मैकेनिज्म अदलिया के पास नहीं है पोस्ट रिटायरमेंट जजेस की अकाउंटेबिलिटी का, वो इनिशिएट गवर्नमेंट ने करना होगा। तो ये मुतालबात ना करें, बिस्मिल्लाह करें। दूसरी बात कि अगर ये नेक्सस फैज़ हमीद का और इमरान खान का साबित हो जाता है 9 मई के हवाले से या दीगर जो सियासी इश्तियाल अंगेज़ी वगैरह के हवाले से, तो फिर इमरान खान साहब ऐसी सूरत में, अगर ये नेक्सस इस्टेब्लिश हो जाता है, तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।